9 वर्ष का समय समाप्त करके सरकार अब चुनाव से पहले अपने अंतिम वर्ष में प्रवेश करेगी। 9 वर्ष का समय किसी भी सरकार के लिए एक लंबा अवसर होता है। अपने फुटप्रिंट्स देश पे छोड़ जाना और इतने लंबे कार्यकाल में तो एक छोटा युग के प्रकार होता है। और इस अवसर का प्रयोग करके इतिहास के लिए भी सरकारें अपनी छाप छोड़ जाती हैं। ऐसे अवसर मिले तो देश की दिशा भी बदल देती हैं, प्रगति की जो गति है उसको भी तेज कर देती हैं, और कई बार अवसर मिले तो देश की तकदीर को भी बदलने का ऐसी सरकारों को अवसर मिलता है। जब यूपीए की सरकार आई थी तो केवल सरकार और उसके समर्थकों में नहीं, देश का प्राय राजनीतिक माहौल अच्छा था। रेणुका जी आरंभ में जो वर्णन कर रही थी कि पूरा विश्व हमारी तरफ देखता है, एक दिशा बदली थी सन 1991 में इस देश में। और यह सही है कि पूरा विश्व देखता था भारत की ओर कि भारत में कैसे निवेश किया जाए। इंडिया वॉज बीइंग शोकेस्ड। देयर वाज अ बज ऑफ enthusiasm अबाउट इंडिया। एनडीए ने जब शासन छोड़ा था तो 8% से अधिक विकास दर थी इस देश की। आज 9 वर्ष के बाद अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो क्या इस देश की पूरे विश्व के सामने वही छवि है? क्या इस देश को लेकर वही उत्साह है जो 9 वर्ष पहले था? मुझे तो लगता है कि जिस सरकार ने विरासत में 8.4% ग्रोथ रेट इनहेरिट किया था, वो हो सकता है 5% से कम भी ग्रोथ रेट छोड़कर जाए। और एक निराशा का माहौल है। From that environment of enthusiasm, we've entered a sense of cynicism about India. I think when this government enters its final year, the government will really have to decide in whatever is the residuary period left, how would it like history to judge this government? जब आप 2004 में आए थे तो लोग कहते थे कि आने वाले कल की जो विश्व की ताकत है वो ब्रिक्स होगा। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये 4 देश मिलाकर विश्व की एक नई शक्ति बनने वाले हैं। आज बहस यह है कि ब्रिक्स में से शायद आई बाहर निकल जाए, और अगर बाहर ना निकले तो इंडिया के स्थान पर वो इंडोनेशिया को मान ले। कई बार यह भी आवश्यक है कि आत्मनिरीक्षण करे ये सरकार कि ये उत्साह से निराशा तक की जो यात्रा है ये कैसे प्राप्त की। मैं पहले भी ये कह चुका हूं और मैं ये मानता हूं कि यूपीए को ये आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि क्या यूपीए का जो गवर्नेंस मॉडल था वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए उपयुक्त है कि नहीं। मैं संस्था के नाते भी और व्यक्तिगत नाते भी माननीय प्रधानमंत्री जी का आदर करता हूं।
और लोकतंत्र का सर्वोच्च पद होता है, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी सबसे ज्यादा उनकी होती है। और इसलिए किसी भी लोकतंत्र में नीति बनाना, दिशा देना और जो अंतिम शब्द होता है वो प्रधानमंत्री का होता है। इस गवर्नेंस मॉडल को अपने आरंभिक वर्षों में यूपीए ने पालन नहीं किया और इसका एक स्वाभाविक कारण यह हुआ कि एक नेतृत्व का संकट भी था, विश्वसनीयता का भी संकट था और उसके साथ साथ नीतियां कैसे बने और कैसे कार्यान्वित हो इसका भी संकट था। लीडरशिप क्राइसिस स्वाभाविक था कि किसी भी लोकतंत्र में ड्यूअल पावर सेंटर नहीं चल सकते। संयुक्त जिम्मेवारी मंत्रिपरिषद की होती है, लेकिन उन बराबर मंत्रियों में जो पहला स्थान होता है प्रधानमंत्री का होता है। कोई एडवाइजरी काउंसिल सरकार के ढांचे से बाहर बैठ जाए, बिना किसी जवाबदारी के नीतियां बनाना शुरू कर दे और सरकार के मंत्रियों को लगे हम तो अब बाध्य हैं उनका पालन करने के लिए। लोकतंत्र का शासन की व्यवस्था यह कभी नहीं हो सकती। उससे जो नेतृत्व का अधिकार होता है और एक स्वाभाविक नैतिक अधिकार होता है वो कमजोर पड़ता है और उसका एक असर होता है कि नीति बन जाती है कि नहीं बन सकती, दिशा क्या होगी। ये पॉलिसी पैरालिसिस शब्द का गठन जिसको रेणुका दी इतराज कर रही थी, हमने नहीं किया। ये इस दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित राजनीतिक और आर्थिक मामलों पर लिखने वाले लोग इसका प्रयोग करने लग पड़े। A country where there was a lot of activity, where there was a lot of buzz. आज उस देश को क्या हो गया कि नीतियां बनाना और उनको लागू करना उसमें लकवा मार गया। और जब भ्रष्टाचार के उदाहरण बहुत अधिक बढ़ते हैं तो फिर शासन की विश्वसनीयता के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता। और मुझे खेद है ये कहते हुए अध्यक्ष जी कि एक ऐसी सरकार है जिसकी विश्वसनीयता के ऊपर पिछले 3-4 वर्ष में बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह लगे हैं, जिनकी वजह से शासन का उत्साह भी टूटा है, उसकी विश्वसनीयता भी टूटी है और देशवासियों का और पूरे विश्व का जो नजरिया था इस सरकार की तरफ देखने का और इस देश की तरफ देखने का, उसमें भी बदलाव आया है। अर्थव्यवस्था के सामने बहुत कुछ कहा गया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर इस देश में विकास करना है तो इस देश को विकास की जरूरत है। वो विकास तेजी से कैसा हो सकता है, इसको लेकर सरकार और हमारे बीच में मतभेद हो सकता है। किन नीतियों के माध्यम से ज्यादा तीव्र गति पे होगा, इस पे दो मत हो सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार की गरीबी इस देश में है, अगले 10-20 साल हम 8%, 9%, 10% पर आगे बढ़े, तभी इस देश की समस्याओं से हमें समाधान मिलेगा। जब आर्थिक गतिविधि बढ़ती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, जब लोग उसका एक आकर्षण होता है, प्रॉफिट होता है, सरकार की जेब में पैसा आता है, राजस्व आता है, कोई पैसिव इकोनॉमी है जहां लोग कमा नहीं पाते,
वहां फिर सरकार को भी पैसा नहीं दे पाते। उस पैसे से सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, उस पैसे से जो सोशल सेक्टर स्पेंडिंग है, पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम्स है, उसके ऊपर खर्चती है। इसको लोग देखते हैं तो निवेश करते हैं, विदेश के लोग भी देखकर निवेश करते हैं, देशवासी भी निवेश करते हैं। और जब निवेश का माहौल नहीं होता तो फिर विदेश के लोगों की तरफ क्या देखें, अपने देशवासियों को भी लगता है कि चलिए बाहर की तरफ देखें। जब अभी कहा गया कि अपने उद्योग पूरे दुनिया के अंदर निवेश कर रहे हैं, जब यह आरंभ हुई थी प्रक्रिया तो हमें बड़े उत्साह से लगता था कि हमारे अपने उद्योग इतने बड़े हो गए कि हमारे औद्योगिक घराने भी दुनिया के अंदर जाके निवेश कर रहे हैं। Our own corporates have become so big that they are investing elsewhere in the world. This was an initial impression even I had shared. But today the hard truth is that forget people coming into India, our own corporates are going out because they realize that India is no longer the best place to invest in. And that is the reason why we've fallen from 9% to 5%. The last quarter was 4.5%. और अगर इस प्रक्रिया को हमने रिवर्स न किया तो जो गरीबी को मिटाने के लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं और विकास के लिए संघर्ष हम लोग कर रहे हैं, उस लड़ाई में हम पीछे रह जाएंगे। और यह इस देश को स्वीकृत कभी नहीं होगा कि यह लड़ाई हम हारे। दिस इज अ बैटल विच हैज टू बी वन। और इसलिए आवश्यक है कि हम ऐसे कदम उठाएं जिसके माध्यम से यह लड़ाई जीती जा सके। अभी कहा गया कि माननीय सदस्यता रेणुका जी द्वारा कि वो एक किसान की पृष्ठभूमि से आती है। 60% लोग ऐसे हैं, लेकिन कृषि की आमदनी देश की आमदनी का 16-17% हिस्सा रह गई है। अब 14% रामगोपाल जी कह रहे हैं। और अगर 14-15% हिस्सा रह गई 60% लोगों के लिए, तो स्वाभाविक है कि कृषि में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। कृषि से बाहर उनको रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे। और जो बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिलते हैं, और पूरी दुनिया का यह अनुभव है, कोई भारत का अकेले नहीं है, कि जब कृषि में बेरोजगारी होती है या कम रोजगार होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तो उत्पादन क्षेत्र की तरफ लोग जाते हैं। और इस बार कहा गया कि कम से कम 10 करोड़ लोग कृषि से मैन्युफैक्चरिंग में जाएं। यह तब होगा जब मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 25% होगा। यह उद्देश्य ठीक है, लेकिन इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कौन सा ऐसा रास्ता है जो हम लोगों ने अपनाया है? केवल नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बना लेना और उस पॉलिसी के माध्यम से सोच लेना कि इस देश का जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है वो 25% पहुंच जाएगा, अपने आप में पर्याप्त नहीं है। पूरी दुनिया का अनुभव है कि कम दाम के ऊपर जो सामान बनाता है उसका सामान बिकता है। जब WTO और अन्य संस्थाओं में जब अंतर्राष्ट्रीय बातचीत होती थी तो पहले लगता था कि यूरोप और अमेरिका इनके सामान का बहुत बड़ा आकर्षण था। आज से 20-30 पहले यह लगता था